गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं नीट PYQs और ये सभी क्वेश्चन आपका बेस्ड होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वेंट ऑफ फैक्टर्स के ऊपर। यहाँ पर हमने टोटल 11 क्वेश्चन लिया हुआ है 2021 से लेकर के 2011 तक। ठीक है, तो यहाँ पर PYQs है 10 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वेंट ऑफ फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो 2021 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है, 10 ग्राम ग्लूकोज है 250 ml ऑफ वाटर में और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है P1। क्लियर हो चुका है, P1 दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 ml और इसकी जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है, P2 दे रखा है। क्लियर हो रहा है। चलिए तीसरा क्या दे रखा है, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज 250 ml में और इसकी जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर ये दे रखा है P3। कहता है राइट ऑप्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन क्या होगा, P1 P2 P3 क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ओके ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला यही होता है, आपको पता है। हमने क्या किया, उसका मोलर मास निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने, मोलर मास, पहली बात। और ग्लूकोज के केस में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है, ग्लूकोज के केस में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, P1। अब आइए देख लेते हैं 10 ग्राम यूरिया। यूरिया जो है उसका फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है। इसका मोलर मास हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 60 ग्राम आ गया। कितना आ गया, 60 ग्राम। ठीक है, और इस केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, P2। अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम किसकी, सुक्रोज की, जो कितना दिया हुआ आपको, 10 ग्राम सुक्रोज दिया हुआ है। सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11 और उसका हमने मोलर मास कितना कैलकुलेट कर लिया, बताओ, 342 ग्राम। और इस केस में जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर उसकी वैल्यू दे रखा है P3, है ना, P3 दे रखा है। अब आप देखिए आपको हमने ऑस्मोटिक प्रेशर क्या पढ़ा रखा है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, सब में आप देखेंगे 250 ml, देखिए 250 ml, सब में 250 ml दे रखा है, 250 ml है ना, यहाँ भी 250 ml। तो वॉल्यूम की तो बात ही छोड़ दो, सब में 250 ml है, तो वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट ही है। अब देखिए क्या दे रखा है, आपने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई = CRT होता है ना, पाई = CRT। अच्छा, C क्या है आपका, कंसंट्रेशन टर्म्स है, मतलब मोलरिटी है, और मोलरिटी में क्या होता है, N/V। ठीक है, और N/V को यहाँ पर चेक करें, हमने किसको ब्रेक किया, एवरीवन सी केयरफुली। देखिए यहाँ पर हमने ले लिया N, क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और N को हमने क्या लिखा, हमने WA/मोलर, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA/MA। और ये वॉल्यूम को इस तरह से, ये फॉर्मूला तो ऑलरेडी आपको हमने पढ़ा रखा है ना आपको हमने। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से आता है, तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया। अब एक बात बताए हमें, एक बात बताएं, अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं, WA मतलब गिवन मास। WA क्या है, WA क्या है, ये तो आपका गिवन मास है, गिवन मास, और इसका वैल्यू हर केस में 10 ग्राम ही दे रखा है। चेक कर पा रहे हैं क्या, हर केस में कितना दे रखा है, 10 ग्राम 10 ग्राम और 10 ग्राम। तो गिवन मास में तो कोई फर्क है ही नहीं, ये 10 ग्राम ही है। असर किससे, मतलब WA पे कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। इफेक्ट कौन करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो MA इफेक्ट करेगा। कौन इफेक्ट करेगा बताओ, यहाँ से इफेक्ट कौन करेगा, MA, मतलब मोलर मास। जिसका मोलर मास, इसलिए हमने पहले मोलर मास कैलकुलेट कर रखा है, जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा, इसका 342, इसका 60 और इसका 180, जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा। अरे सुन पा रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं, देखो पाई = तुमने क्या लिखा, पाई = क्या लिखा, WA/MA इंटू 1/V इंटू R इंटू T, ये तो हमने पढ़ा ही है। अब और ये WA की वैल्यू तो कांस्टेंट है, 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम। अब आइए, जिसका मोलर मास जितना ज़्यादा होगा, जिसका मोलर मास जितना ज़्यादा होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना कम होगा ना, उतना कम। तो बताइए क्या होगा, किसका मोलर मास ज़्यादा है, P3 के केस में देखिए 342 है, सबसे ज़्यादा है, तो मतलब P3 की वैल्यू सबसे कम होगी। P3 कहाँ है सबसे कम, देखो यहाँ पर तो सबसे कम P2 है, एक ये P3 है, एक ये P3 है, ये तो होगा ही नहीं, 2 केस में है। उसके बाद आइए दूसरा मोलर मास कौन है, P1 वाला,
जिसका कितना है 180, ये उससे ज़्यादा तो इसकी और कम होगी, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसकी मोलर मास सबसे कम हो उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा। तो 60 वाले मतलब P2 सबसे ज़्यादा होगा। तो चेक करो P2 कहाँ पर ज़्यादा है, तो P2 ये ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा P2 ज़्यादा, क्योंकि उसका मोलर मास 60 ही है। तो जिसका मोलर मास सबसे कम, जिसका मोलर मास सबसे कम उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा। समझ में आ रही क्या? तो जिसका मोलर मास, ये किसका, यूरिया का मोलर मास 60 ग्राम ही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है, बना लोगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर, जो आपका 2020 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। ये बोलता है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के एफ की वैल्यू दे रखा है आपको, इतना दे रखा है, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ मोलैलिटी कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऑफ बेंजीन इज राउंड ऑफ इनटू 2 डेसिमल प्लेस। 2 डेसिमल प्लेस में इसको क्या करना है, आपको राउंड ऑफ करना है। ओके, ठीक है। अब देखिए ये आपका के एफ की वैल्यू दी हुई ऑलरेडी, के एफ दे रखा है। के एफ कितना वैल्यू है बताओ, के एफ का वैल्यू है 5.12, ये दे रखा है ना, यूनिट को मारो गोली, आप समझिए ये 5.12 आपको दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद मोलैलिटी की भी वैल्यू दे रखी है। अरे देखो ना यहाँ पे, ये मोलैलिटी कहाँ गया, ये देखो, ये मोलैलिटी है या नहीं है, एम छोटा एम है ना, तो ये मोलैलिटी की वैल्यू कितना दी हुई है 0.078 मोलल, ये दे रखा है ना। अरे इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, देखो ना, आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कंटेनिंग नर्वस अप टू 2 डेसिमल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछ रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब क्या पूछ रहा है, डेल्टा टी एफ पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, मतलब आई का तो कोई यूज है ही नहीं। बता रखा है ना मैंने, वेंट ऑफ फैक्टर कब यूज करते हैं, जब आपको इलेक्ट्रोलाइट्स दिया रहता है। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो सीधा डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, और आई तो लगाना है ही नहीं, क्यों, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर यूज करनी ही नहीं है आपको। क्लियर हो चुका है। तो बताइए के एफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, के एफ का वैल्यू दे रखा है 5.12 इंटू 0.078, ये तो दे रखा है। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.399 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो केल्विन में ही टेम्परेचर लेंगे हम लोग, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना में रखना है आपको, 2 डेसिमल पॉइंट्स में लेना है। तो क्या करेंगे 0.40 क्या लगा दो, केल्विन लगा दो, ठीक है। इस तरह से राउंडिंग ऑफ कर लिया हमने, राउंडिंग ऑफ तो पड़ा होगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका, बी वाला। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, समझ में आया आपको, कि आपका वैल्यू दे रखा है, मोलैलिटी दे रखा है, डेल्टा टी एफ एकदम। इससे इजी क्वेश्चन क्या मिलेगा नीट में, ये तो बोर्ड बेस्ड से भी इजी है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्या बोलता है, इफ द मोलैलिटी, क्या रखा है, इफ मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, अगर मोलैलिटी को क्या बना दिया गया, डबल कर दिया, मतलब 2m कर दिया गया, तो बताइए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब के एफ पर क्या इफेक्ट होगा, के एफ पर क्या इफेक्ट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों के एफ पर कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा के एफ पर कोई इफेक्ट, क्यों नहीं होगा कोई इफेक्ट, चलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, देयर इज नो इफेक्ट, ठीक है, ऑन किस पर, के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यही तो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ, इस पर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि बच्चे हमने आपको समझा रखा है के एफ की वैल्यू या के बी की वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। वो कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड नहीं करता है, मोलरिटी इस सब पे डिपेंड नहीं करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, नो इफेक्ट बिकॉज, क्या लिखोगे यहाँ पर, बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पढ़ा रखा है ना हमने आपको, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, और हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है। नोट ऑन द कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता है। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या आता है, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, इस सब टर्म पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट मतलब वाटर, इसलिए तो इसका वैल्यू दिया हुआ रहता है। समझ में आया। तो यहाँ क्या आंसर आएगा, अनचेंज्ड, क्या ऑप्शन आएगा,
अनचेंज। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन, हमने क्लास में ही पढ़ाया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, द वेंट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अरे सुनो सुनो सुनो, क्या बोलता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलता है क्या? यस सर, किसके लिए? बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता है आपको। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हमने आपको सीधा पढ़ा रखा है कि जो आई की वैल्यू होती है वो होती है टोटल नंबर ऑफ आयंस। टोटल नंबर ऑफ आयंस होता है ना, और इसी को क्या बोलते हैं? एन। मतलब आई इक्वल टू एन, किस केस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ आयंस। तो बताइए BaOH होल ट्वाइस को तोड़ेंगे आप, बेरियम हाइड्रोक्साइड को, तो क्या बनेगा? यहाँ से बेरियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा तो क्या बनेगा? ये बनाएगा Ba+2 और साथ में 2OH माइनस। अरे रे 2OH माइनस। तो बता दो क्या कितने आयंस बने? 2 इधर बन गए, 1 इधर बन गए। तो यहाँ पर आई की फैक्टर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगा ना। अरे आई की वैल्यू 3। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है नाता ना बच्चों, इधर देखो ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हमने सीधा पढ़ा रखा है आपको, है ना। तो बस इतना याद रखिएगा। क्लियर हो गया? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चलते हैं। लिसन एवरीवन, एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट 6 पॉइंट इतना दे रखा है, 100 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है, इतना दे रखा है, केबी का वैल्यू दे रखा है। पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? ओके, क्लियर है? सबसे पहले मेंशन करते हैं हमारे पास दिया हुआ क्या है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन। क्या क्या दिया बताइए? 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये WA मान लें। क्या WA कितना है बताओ? 6.5 ग्राम। क्लियर है? यस और नो? क्लियर है। अब आइए सॉल्वेंट कितना, ये वाटर तो सॉल्वेंट की तरह, तो क्या मान दिया हुआ मास है 100 ग्राम, तो WB मान लेते हैं। इसको गिवन मास को W से नोट करते हैं। कितना हो गया ये? 100 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा 100 ग्राम ऑफ वाटर जब आ ही गया तो क्या मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें? वाटर का मॉलिक्यूलर मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास, अरे बताओ जल्दी से 18। तो यहाँ से N ऑफ B निकाल लें, क्या नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालते हैं? गिवन मास अपॉन, अरे गिवन मास अपॉन मोलर मास। बताओ गिवन मास कितना है? 100, मोलर मास कितना होता है? 18। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप 18 से इसको डिवाइड कर लें, राइट। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपको? इसका वैल्यू आ जाएगा 5.55। कितना आ जाएगा? 5.55। चलो नीचे लिखता हूँ, मैंने सोचा यहाँ पे मेंशन कर दूँ बट नीचे मेंशन कर देता हूँ, 5.55। बताओ NB की वैल्यू कितनी होगी? 5.55 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ से WA हमने कैलकुलेट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? बताओ जल्दी से, कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब क्या दे रखा है आप चेक करें, और भी आपको वैल्यू दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है? KB कितना दिया हुआ है? अरे बॉइलिंग पॉइंट KB देखो ना, यहाँ पे KB दिया हुआ, कितना दिया हुआ बताओ जल्दी से? 0.52 दे रखा है ना। अच्छा अब वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? जिसको T0B बोलेंगे, प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका यूज होना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए? ये होता है 1 atm, होता है ना 1 atm, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको? 1.013 बार लिख सकते हैं, ओके। या फिर क्या लिख सकते हैं? 760 mm ऑफ Hg। तो अगर mm ऑफ Hg में बोल रहा तो 760, बार में बोल रहा तो 1.013, और ATM में पूछा तो 1 atm। क्लियर है? ये होता है, ये होता है, मेंशन करें, ये आपका होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इतना पे ही प्रेशर पे होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। P0 की वैल्यू, वेपर प्रेशर T0, ये T0 क्यों ले रहे हैं? P0 लेंगे ना यहाँ पर, P0 भी, सॉरी बच्चे, P0 वेपर प्रेशर का केस है ना, तो P0 की वैल्यू, किसकी P0 है? ये वाटर की P0 है ना, वाटर की P0, क्योंकि यहाँ वाटर दे रखा है, देखो यहाँ पर, अरे इधर इधर देखो, इधर वाटर। तो कितना हो जाएगा? इतना होता ही है, हमें पता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट तो T0B, अरे प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत है क्या बताइए? 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों ले रहे सेल्सियस में? क्योंकि ऑप्शन आपका सेल्सियस में दे रखा है। इधर इधर देखो, अगर केल्विन में ऑप्शन रहता तो इसको 100 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करते। अभी कन्वर्ट नहीं करेंगे हम, अभी कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि किस में दे रखा है?
सेल्सियस में दे रखा है। सुन रहे ना हमारी बात, तो इतना ही रखें। बताइए फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, RLBP का फॉर्मूला लगाए थे। ऑन अप्लाइंग RLBP, ठीक है। RLBP क्या करता है, क्योंकि P नोट आपको पता है, यहाँ से T भी पता है, क्या मोल पता चल चुका है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, NB या NA/NB। याद है क्या लिखते थे, P नोट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नोट। अरे भूल गए, ये तो फॉर्मूला था। कब, जब केस हमारा डाइल्यूट का सॉल्यूशन का था, डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस था, ठीक है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों ना माने इसको, बताइए तो। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, अरे इधर देखो, क्यों ना माने, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 6 ग्राम डिजोल्व है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो 6 ग्राम और 100 ग्राम कितना का अंतर है, बहुत ज़्यादा का अंतर है। तो ये किसका केस बना लेंगे, इसको डाइल्यूट का केस बना लेंगे, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लिया। अदरवाइज यहाँ पर NB प्लस NA आ जाता है, लेकिन NA नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। डाइल्यूट का केस लेके आगे मूव करेंगे। अब बताइए, यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। बताइए P नोट की वैल्यू कितना रखते हैं, P नोट तो पता चल गया आपको। NA तो हमें पता नहीं है, NA तो निकालना ही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें थोड़ी पता है, हाँ गिवन मास पता है, मोलर मास तो हमें पता ही नहीं, कौन सा सॉल्यूट है पता ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, NB की वैल्यू कितनी अभी निकाला था, अरे बताओ NB, यहाँ इधर 5.5 इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, P नोट की वैल्यू कितना है 760 पता है, माइनस, ठीक है। अब आप चेक करें यहाँ पर जो आपका वेपर प्रेशर ये mm में दे रखा है। mm में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू आपका mm में दे रखा है, कितना 732, तो 732 mm में क्यों ले रहे हैं, बोलो ये वाला वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में mm ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी तो mm में दे रखा है ना, तो इसलिए mm में ले रहे हैं। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे यहाँ पर 760। ATM में रहता तो 1 ATM लिख लेते, बाहर में रहता तो 1.0 मत, जिस टर्म में दे रखा है उसी टर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे ना यहाँ से, है ना। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। बताइए यहाँ से NA की वैल्यू कितनी आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं सीधा, उतना स्पेस है नहीं, मैं आपको सीधा समझाता हूँ। यहाँ से NA जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.02, एक सेकेंड, 0.20, ठीक है, 0.204 के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इतना मोल, 0.204 मोल्स आ जाएगा। क्लियर हो रहा है कि कोई दिक्कत है, ये आ गया NA का वैल्यू, क्लियर हो चुका है। अब आ जाओ, अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्या यूज करते हैं, एक सेकेंड, अब यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग डेल्टा TB। क्यों, क्योंकि आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सुन रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो कहाँ से निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है KB इंटू मोलालिटी, होता है ना, KB इंटू मोलालिटी। क्लियर है। तो बताइए यहाँ से क्या लिखेंगे, KB का वैल्यू अभी तो बताया था KB, अरे कितना, यहाँ देखो ना, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, दिया ना 0.52 इंटू मोलालिटी, तो नहीं पता सॉल्यूट का मोलालिटी, तो मोलालिटी इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये ना। तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख दे, NA निकाला आपने, ऑलरेडी निकल चुका है सॉल्यूट का। WA मान लेते हैं किस में, WA किस में ले लेते हैं हम, ग्राम में। अगर WA आपने ग्राम में ले लिया तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, ये तो 1000 से, आपको ये ऑलरेडी पता है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बताइए यहाँ से डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा TB होता है TB माइनस T नोट B, होता है ना, रेड, यही तो फॉर्मूला होता है, इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.52 इंटू NA, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी आई है, दिखा क्या, या दिखाऊं, देखो कितना आया 0.204 इंटू, आगे क्या लिख देते हैं 1000 डिवाइडेड बाई क्या लिखता है, ये मोलर मास तो हमें पता ही नहीं है, मोलर मास तो हमें पता ही नहीं है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, WA को WA ही रहने देते हैं। अच्छा, मोलर मास किसका लेना था, WA का। देखो तो यहाँ पे WA क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है ना, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है यहाँ पे, सॉरी 100 ग्राम दे रखा है ना, तो यहाँ पर 100, ये तो सॉल्वेंट है ना, W, और यहाँ पे क्या लेते थे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट लेते थे, यहाँ पर A नहीं लिखते हैं। एक सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, गलत बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या लेते हैं, WB मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg लेते हैं, है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर लिखेंगे WB,
और WB की वैल्यू कितना दिया हुआ है, अभी हमने सर्कल किया था 100 ग्राम। सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम बच्चे, अरे ऊपर में भी तो लिखा हुआ था। WB का वैल्यू कितना दे रखा है 100 ग्राम, सॉरी हमने वहाँ गलत लिख दिया था, बट आप समझिए यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है WB का वैल्यू 100 ग्राम। तो यहाँ पर WB को हटा के क्या लिख दूँ मैं, यहाँ पर 100 ग्राम लिख दूँ, बोलो 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 100 ग्राम लिख दूँ। तो क्या अब आइए TB तो हमें निकालना ही है, माइनस T0B का वैल्यू, अरे अभी तो बताया था सर T0B का वैल्यू 100 डिग्री में ही ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 100 इक्वल टू, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, किसको, इधर देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 1.06। तो क्या यहाँ से आप TB नहीं निकाल सकते, TB नहीं निकाल सकते, बताओ TB इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, ये माइनस वाला टर्म इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 101.06 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई ना, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट 101.06 हो गया, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट वाटर का तो 100 डिग्री पता ही है, तो सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसी को तो बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो चुका है। इस तरह का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पहले हम RLBP यूज करेंगे, उसके बाद जो भी निकालना क्या क्या दिया हुआ है आप वो चेक कर लें, कैसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या हमें दिया हुआ है, किस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बन जाएगा क्वेश्चन। क्लियर हो चुका है प्यारे बच्चों, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैज द सेम वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ Al2SO3। अरे और 100% आयोनाइज, 100% आयोनाइज कौन होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% आयोनाइज होता है। बताओ Al2SO4 होल 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से 100% टूट रहा है, हमने बताया हुआ यहाँ पर क्या बनेगा, Al+3 बनेगा, साथ में क्या बनेगा SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है। बताइए कितना बन जाएगा, ये इसके पास कितना है 2, एल्युमिनियम कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। सल्फर कितना, सॉरी सल्फेट कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लगा दीजिए। टोटल आयंस कितना बने, I की वैल्यू, अरे 5, I की वैल्यू 5। और ये कहता है अब यहाँ पर निकालें, यहाँ पर चलो यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ। जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा Al, ठीक है, प्लस इस पर कितना चार्ज आएगा +3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा NO3 माइनस, अच्छा यहाँ पर कितना लगा देंगे, ये 3 है, देखिए यहाँ पर 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1, कितना वैल्यू आ गया, I का वैल्यू आ गया 4, यहाँ तो 4 आ गया। और हमें कितना लाना है 5 के बराबर, तो ये तो आया नहीं, यहाँ पर आ जाइए, आज भी करवाया था मैंने, ठीक है। यहाँ पर कितना बनेगा, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा K प्लस, साथ में क्या बना लेगा, ये बना लेगा FeCN होल 6, और इस ये वाला, ठीक है। अब आप चेक करें, इसके ऊपर चार्ज आ जाता है बच्चे, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 4K प्लस, और ये 1, और यहाँ आ जाएगा 4 माइनस, तो कितना बन गया बताओ 4 1 5, कितना बन गया, तो I का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर I का वैल्यू हो गया 5, और ये तो कैलकुलेट करना था, तो करेक्ट ऑप्शन ये आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 12th में पढ़ना है हमें इसी क्लास में, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये हो गया B वाला ऑप्शन, बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, तोड़ लेना, ठीक है। यहाँ पर 4 ही बनेंगे, K3 मतलब 3K प्लस बनेंगे, और साथ में ये वाला पार्ट बन जाएगा, तो ये वाला पार्ट बन जाएगा, तो 3 1 4 ही बनेंगे ना, I का वैल्यू 4, ये भी नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं, 2 ही होगा यहाँ पर, 3 होगा यहाँ पर, तो कौन सा बन गया, ये वाला। क्लियर हो चुका है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ऑन द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन विच वन एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, कौन ज़्यादा लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या करता है, फॉलो करता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो आपको क्या पता है कि जो आपका मोललिटी है, मोललिटी देखो ना स्मॉल m है, तो मोललिटी की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0.10 मोलल है ना। अच्छा और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, और तो कुछ दिया हुआ नहीं है। अब एक बात बता हमें, और ये सब कंपाउंड दिया हुआ है, क्या कर सकते हैं, आपको पता है क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब क्या निकालना है आपको, डेल्टा टी एफ। आपको पता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम, है ना, वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। सभी इलेक्ट्रोलाइट्स है, सभी इलेक्ट्रोलाइट्स है, देखिए सब टूट जाएगा आयंस में, तो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, यहाँ पर आई लगाना जरूरी है। अब आप चेक करें किसकी, ये वाला मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, इसी को तो बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन या चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। किसकी ज़्यादा होगी, तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आई के ऊपर, मतलब डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई,
है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। किसका आई ज़्यादा होगा बताओ, जब इसको तोड़ोगे तो क्या बनाएगा, के प्लस प्लस सी एल माइनस, क्या बना लिया, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। इसमें ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसके लिए आई की वैल्यू 0, क्योंकि ये टूटना ही नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। इसके लिए आई की वैल्यू अब मैं बताऊंगा नहीं, बताओ जल्दी से। आई का वैल्यू 2 एल्युमिनियम है, 3 है, 5 अभी बताया था मैंने आपको। यहाँ पर 2K प्लस टूटेगा 1SO4 माइनस, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू 3। तो किसके लिए ज़्यादा होगा, जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा। किसकी आई की वैल्यू ज़्यादा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके लिए ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया क्या, तो आई की वैल्यू किसके लिए, मतलब किसके लिए मोलर डिप्रेशन, सॉरी क्या नाम दिया, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज़्यादा होगा, तो जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह से बनेगा। क्लियर हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, जो 11 में पूछा गया, 11 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, 200 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन प्रोटीन्स, ठीक है, 1 इतना उसका मास दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है इतना पर, और इसे दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू, मोलर मास पूछ रहा है, जबकि आर की वैल्यू। ये शायद क्वेश्चन हमने अपने नोट्स में आपको बना के सेंड कर रखा है। मैंने अपने नोट्स में, जब मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का नोट सेंड किया था, वहाँ पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, तो बता दीजिए यहाँ से, पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है। पाई इक्वल टू क्या होने वाला, सी का वैल्यू N/V इंटू R इंटू टी होने वाला है ना। बताओ पाई इक्वल टू एन की वैल्यू क्या हो जाएगा, WA/MA इंटू R इंटू टी। बताइए अब जल्दी से वैल्यू पुट कर दो, बन जाएगा आराम से। ये हमने अपने नोट्स में बना के भेजा हुआ था, जो 2011 का क्वेश्चन है। अगर बनाया होगा नोट्स तो पता चल जाएगा आपको। बताइए पाई की वैल्यू कितनी है, अरे बताओ ना, पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू कहाँ गया, देखो कितना दिया हुआ है, 0.257 इंटू 10⁻³ बार में दे रखा है, इक्वल टू WA मोलर मास कितना दे रखा है, बताओ जल्दी से, 1.26। मोलर मास कितना दे रखा है, 1.26 इंटू आर की वैल्यू 0.08 टाइम किसमें लेंगे, केल्विन में किस तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना है, अच्छा ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना होगा 300 केल्विन। बहुत बढ़िया। बताइए MA तो हमें कैलकुलेट करना ही है, MA तो हमें कैलकुलेट ही करना है ना। अच्छा वॉल्यूम छूट गया क्या, वॉल्यूम छूट गया ना। यहाँ पे क्या लिखोगे, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/वॉल्यूम भी तो आएगा ना, 1/वॉल्यूम, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1/वॉल्यूम भी तो आएगा। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है यहाँ पर, देखिए कितना दे रखा है, 250 ml। 250 ml को क्या करेंगे, 1000 में डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैं फिर से लिखूँ क्या, नीचे लिख लेता हूँ मैं। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से, 2.57 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 1.26 WA हो गया, मोलर मास, सॉरी गिवन मास हो गया, डिवाइडेड बाई मोलर मास तो हमें निकालना ही है, पूछ रहा है ए का सॉल्यूट का, तो ए मान लिया, इंटू 1/, अच्छा बी का वैल्यू कितना दे रखा है, अरे अभी देखो ना कहाँ गया, 250 ml। 250 ml को बना लो लीटर में, तो 250 ml है, 250 ml को या 1000 से डिवाइड करोगे 1000 ऊपर चला जाएगा, इंटू आर की वैल्यू 0.08 इंटू 300। तो यहाँ से आप जब MA कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, हमने अपने नोट्स में ऑलरेडी बना के रख दिया है, नोट्स में भी सेंड कर दिया है, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी 61038 ग्राम। तो ये बन गया हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या बन गया ये, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज भी हम इसीलिए करते हैं, मोलर मास ऑफ पॉलीमर कैलकुलेट करने के लिए। मोलर मास ऑफ पॉलीमर, जिसकी मोलर मास बहुत ज़्यादा होती है, उसको कैलकुलेट करने के लिए, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं। क्लियर हो चुका है। चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज 30% आयोनाइज हो जाता है। कितना परसेंट आयोनाइज हो जाता है, 30%। ये क्वेश्चन भी बना के भेज चुका है हमने। KF का वैल्यू दे रखा है, पूछ रहा फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू क्या होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, ये तो हमसे पूछ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर। आपको फॉर्मूला पता है ना कि डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, I इंटू KF इंटू मोललिटी, है ना। करेंगे यूज हम लोग, आयोनाइज हो रहा है तो वेंट ऑफ फैक्टर तो यूज करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हमारे पास कोई एसिड है, वीक एसिड है,
वीक एसिड है, क्या नाम है उसका तो पता नहीं, हम मान लेते वो एसिड क्या है हमारे पास Ha, कोई एसिड है Ha, टूटेगा, एसिड तो H+ देता है ना, तो क्या बना लेगा ये H+ बना लेगा और साथ में A- बना लेगा, ये एसिड है। अच्छा बताइए यहाँ से मान लेते जब T = 0 है, T = 0 तो ये 1 मोल है, ये भी कितना होगा 0, ये भी होगा 0, पता ही होगा आपको, पढ़ रखे हैं आप, लेक्चर आपने जरूर वॉच किया होगा। तो बताइए जब T = क्या हो गया T, तो ये यहाँ से कितना टूटेगा अल्फ़ा, ये भी कितना बनेगा अल्फ़ा, ये भी कितना बनेगा अल्फ़ा, और बचेगा कितना 1 - अल्फ़ा बचेगा सच्ची में। चलिए इसको बोलते थे हम ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है हमारा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा सर और ये क्या है बता दो जल्दी से, ये क्या है, ये है हमारा थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सुन रहे हो, समझ में आ रहा है कुछ, ये है हमारा थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई कैसे निकालते हैं, आई कैसे निकालते हैं बताइए, आई निकालते हैं ऑब्जर्व बाई थ्योरेटिकल, तो सबको प्लस कर देते हैं, तो क्या होगा ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 + अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1, अरे नीचे में 1 आएगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 + अल्फ़ा। तो आई का वैल्यू कितना निकल गया 1 + अल्फ़ा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। अब आइए, अब क्या बोलता है कि वो जो सॉल्यूशन है, जो एसिटिक एसिड मतलब कोई भी एसिड है, वो कितना हो रहा है 30% आयोनाइज हो रहा है, 30% आयोनाइज हो रहा है। 30% आयोनाइज का मतलब 30% मतलब अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 30% आयोनाइज हो रहा है, 30% आयोनाइज हो रहा है। क्या लिखेंगे 30 अब परसेंट का मतलब 100, क्या हो गया 0.3, हाँ परसेंट का मतलब डिवाइड कर दिया 100 से, ऑलरेडी क्वेश्चन बना के भेजा भी थे हमने अपने नोट्स में, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू इतना आ गया, बताइए आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई निकाल लो ना, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते, इस अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ पर पुट कर देते, यहाँ पर, बताइए क्या होगा 1 + 0.3, कितना बन गया आपका आई का वैल्यू 1.3 बन गया। ये बन गया आपके पास आई का वैल्यू, किसका वैल्यू आ गया आई का वैल्यू आ गया 1.3। अब क्या है, अब तो बन ही जाना चाहिए क्वेश्चन। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी हमने लिखा है यहाँ पर, डेल्टा TF का वैल्यू आई हमने कैलकुलेट कर लिया, KF दिया हुआ है, मोललिटी दिया हुआ है, तो अब क्या दिक्कत है, मोललिटी दिया हुआ ना 0.1 मोलल, देखो तो सही है ना, और ये आपको KF की वैल्यू भी दी रखी है, दिखा ये देख लो। अब क्या दिक्कत है बच्चे, अब तो बनना चाहिए ना। तो बताइए यहाँ से मैं निकाल के दिखाई देता हूँ, डेल्टा TF = क्या होता है I × KF × मोललिटी, बता दो वैल्यू कितना हो गया आई का 1.3 × KF का वैल्यू 1.86 दिया है ना, इंटू मोललिटी 0.1 मोलल सॉल्यूशन दे रखा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा यहाँ से आपका 0.2418, इतना आ गया, क्या बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये आ गया यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, ये तो यहाँ तक आ गया। चलो यहाँ से और सॉल्व करने हमको, यहाँ मैं इस तरह से कर देता हूँ, क्लियर हो गया, यहाँ तक निकल गया डेल्टा TF, ये किसका वैल्यू है डेल्टा TF का वैल्यू है, डेल्टा TF का वैल्यू। लेकिन डेल्टा TF थोड़ी पूछ रहा है आपसे, आपसे क्या पूछ रहा है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ी पूछ रहा है आपसे, देखो ना क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कहाँ गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दिखा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब TF पूछ रहा है आपसे। तो अब पता हमें क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है डेल्टा TF = T0F - TS, पढ़ा है ना मैंने आपको, TF में उल्टा हो जाता था, T0 ऊपर में आता है। डेल्टा TF का वैल्यू कितना आ गया, डेल्टा TF का वैल्यू आ गया 0.24 = अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, इस सेल्सियस में है तो यहाँ 0 बैठा दें, अरे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर T0 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री में ही ले रहे हैं, सेल्सियस में ही ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू किस में आया डिग्री सेल्सियस में आया हुआ है। तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से TS, तो TS को इधर लेके आ जाओ और इसको इधर लेके आ जाओ, तो बताओ क्या बन जाएगा, TS = क्या बन जाएगा -0.24, जो भी वैल्यू है
सब आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो चेक करें, यही आंसर हो जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलिए देखिए कहाँ पर है 0.24। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर इज दिस, डी वाला पार्ट। सभी बच्चे क्वेश्चन लिख लिख के बनाओगे, पहले क्वेश्चन लिखोगे अपने होमवर्क कॉपी में, देन आफ्टर इसको सॉल्व करोगे, और नहीं बनेगा देख देख के ही लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, जो आपका 11 में ही पूछा गया है। वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ द कंपाउंड अनडिसोसिएटेड ऑन द वन सॉल्वेंट एंड एसोसिएशन सॉल्वेंट, क्या होता है बताओ। ये हमने सीधा बताया था। बताओ डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1, और एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। पढ़ा रखा है ना ये सारी बातें। तो देखिए कहाँ पर है, पहले डिसोसिएशन है तो ग्रेटर देन 1 कहाँ है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1, तो सही ऑप्शन सी। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो गया ना। पहले डिसोसिएशन तो उसकी बात एकदम, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, टू मच इजी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलता है, ध्यान देखिए, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। अच्छा डेल्टा टी एफ दे रखा है, डेल्टा टी एफ। तो चलो लिख लेते हैं, डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1.86 सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में ही दे रखा है। क्लियर है। इफ इतना ग्राम और डिजोल्व इन इतना वाटर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज बाय। अच्छा ये डिप्रेशन फ्रीजिंग क्या दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दे रखा है इतना। ठीक है, उसके बाद कहता है इतना ग्राम Na2SO4 को डिजोल्व करवाया गया, इतना में फ्रीजिंग पॉइंट चेंज इतना हो गया। ठीक है, तो कहता है कैलकुलेट द, क्या कैलकुलेट करना है, एक सेकेंड इरेज करता हूँ, वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है आपको Na2SO4 के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वेंट ऑफ फैक्टर आपको सॉल्व करना है Na2SO4 के लिए। ओके क्लियर है प्यारे बच्चों। चलते हैं, देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम, डेल्टा टी एफ एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सीधा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। डेल्टा टी एफ इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, आई इंटू, क्योंकि ये सॉल्यूट है ना, ये जो सॉल्यूट है ये क्या आपका इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा, तो इसलिए आई लगाना जरूरी है। आई इंटू के एफ इंटू मोललिटी, पता है आपको। तो चलिए यहाँ से आई इक्वल टू क्या बन जाएगा बताइए, तो आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, आई का वैल्यू आ जाएगा डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बच्चे, के एफ इंटू मोललिटी आएगा ना। अरे ये दोनों वैल्यू जो है, ये दोनों वैल्यू क्या चला जाएगा, नीचे में चला जाएगा, क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई में है ना। ये बन गया। अब आ जाओ यहाँ से सॉल्व करते, थोड़ा सा और इसको इनलार्ज फॉर्म में लेके चलते हैं। तो आई का वैल्यू क्या लिखेंगे बताइए, आई इक्वल टू क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ तो ऊपर में दिया हुआ है ही, है ना। आई इक्वल टू यही आई तो निकालना हमें, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे नीचे में, ये डेल्टा टी एफ हो गया, के एफ इंटू मोललिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए, तो मोललिटी इक्वल टू इसको देखो, इसको मोललिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए, सॉल्यूट को तो ये मानते हैं, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट बी, और ये अगर हमने किस में ले लिया ग्राम में, तो इनटू क्या कर देंगे यहाँ पर। ऐसे हम लोग लेते हैं किस में, केजी में लेते हैं, पहले केजी में ही ले लो, पहले किस में ले लेते हैं इसको, केजी में। इसी को तो बोलते हैं हम लोग मोलरिटी। स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, एक ही बार नहीं ब्रेक करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप। ये मोलरिटी का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये बताओ जल्दी से, ये मोलरिटी का फॉर्मूला है, दिख रहा है सर्कल सर्कल। ओके ओके चलो आगे चलते हैं हम लोग, और इसको एक्सपेंड कर लें क्या, इसको और एक्सपेंड करते हैं, बता दीजिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से बन गया आई इक्वल टू, अच्छा इसी के आगे लिखो, यहाँ क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ तो ऑलरेडी है ही, डिवाइडेड बाई बताओ ये क्या बनेगा हमारा, के एफ तो ऑलरेडी है ना के एफ। अच्छा यहाँ पर इनटू एन ए तो यहीं पे रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये जो डब्लू ये है ये ऊपर चला जाएगा, अरे ये वाला जो पार्ट है प्यारे बच्चों ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कलर चेंज करूँ क्या, चलो कलर चेंज करते हैं। ये जो डब्लू ऑफ सॉल्वेंट है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या बना लेगा ये, इनटू क्या बन जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, और किस में, केजी में। और अगर ये ग्राम में दे रखा है, केजी में तो लिख दिया, अगर आपको ग्राम में दिया हुआ रहेगा तो क्या करेंगे आप, चलिए अब यहाँ तक देख लेते हैं। अब आइए यहाँ से आई इक्वल टू क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई, सही है, के एफ, ठीक है, क्या लिखा है ऊपर में आपने, और यहाँ पर क्या लिखा है, एन ए तो ऑलरेडी है ही, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए डब्ल्यू भी अगर सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा है
डब्ल्यू बी, इसको चेंज करता हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, डब्ल्यू बी की बात कर रहे हैं। अगर ये किस में डब्ल्यू बी किस में दे रखा है, ग्राम में, तो केजी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 से डिवाइड, तो 1000 सीधा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे कैसे ब्रेक कर रहे हैं, कैसे कैसे ब्रेक कर रहे हैं, क्लियर है। तो चलिए यहाँ से अब आई हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, डेल्टा टी एफ, अरे बताओ ना डेल्टा टी एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, डेल्टा टी एफ, आ जाओ इधर, डेल्टा टी एफ मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट चेंज्ड बाय, यही है ना डेल्टा टी एफ, ये है डेल्टा टी एफ, चेंज कितना से कर रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस क्या लिखेंगे 3.82 इनटू डब्ल्यू बी का वैल्यू कितना है, मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, नहीं सॉल्वेंट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है बताओ, अरे इधर दिख रहा है क्या, 45 ग्राम ऑफ वाटर, 45 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 45 ग्राम, क्लियर हो चुका है, इनटू हो चुका है। चलो यहाँ तो हमने लिख लिया, इनटू तो अब है ही नहीं, क्या लिखें इनटू, चलिए नीचे हम चलते हैं, बताओ यहाँ से क्या हमारे पास के एफ मतलब ये है हमारा कांस्टेंट, ये है हमारा कांस्टेंट, कितना दिया हुआ है बताएं जल्दी से, ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना दे रखा है -1.86, यहाँ पे लगा देते हैं -1.86 इनटू Na को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, सोल्यूट का गिवन मास, सोल्यूट कौन है आपका, सोल्यूट तो Na2SO4 है ना, अरे इधर देखो, ये इधर दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, तो गिवन मास कितना है यहाँ पर, चलो एक काम देखो यहाँ पर देखो, WA का वैल्यू कितना है, WA का वैल्यू है 5 ग्राम, सही है, गिवन मास है। अब मोलर मास तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना, हाँ बोलो ना, मोलर मास तो निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे, Na2SO4 का मोलर मास, Na2SO4 का मोलर मास निकाल लो, सोडियम का मास 23, 23 दूनी 46 प्लस कितना हो जाएगा, सल्फर का मास 32 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 चौका 64, क्लियर है, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका 142 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 142। तो आ जाओ यहाँ पर मोलर मास कितना है, तो नंबर ऑफ मोल्स, ये जो नंबर ऑफ मोल्स Na, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ गिवन मास, तो गिवन मास बाई मोलर मास, तो मोलर मास ऊपर चला जाएगा, मोलर मास कितना आया 142, तो 142 ऊपर आ जाएगा, गिवन मास कितना है बताओ, गिवन मास नीचे ही रहेगा, गिवन मास 5 है ना, हाँ 5 है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, और इसको मैं ब्लैक से ही कर देता हूँ तो आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ये कितना आ जाएगा आपका 142 आ जाएगा, क्लियर है। अच्छा नीचे में ऑलरेडी क्या लगा हुआ है दिखा आपको, ये 1000, तो 1000 को तो 1000 रख ही देंगे, क्लियर हो रहा है। इसको आप सॉल्व करें, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा आई का वैल्यू, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और जब आप यहाँ से आई कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा आपका 2.63, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें 2.63 कौन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया आपको, तो सीधा आप क्या करें, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला यूज करें, उसको एक्सपेंड करने सीखो, एक्सपेंड करना सीखो, इसको किस तरह से एक्सपेंड किया गया, ठीक है, और हमें बताना कि आपको ये एक्सपेंड करने आया कि नहीं आया, बाकी तो सारा सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है, वो वैल्यू पुट करना होता है, हम आराम से निकाल लेते हैं, है ना। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच करें और खुद इसको बनाएं अपने होमवर्क कॉपी में, मैं आपसे अगले लेक्चर में पूछूंगा भी। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।